नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। एलएसी पर भारतीय पराक्रम के सामने खुद को पिछड़ता देख चीन अब अलग अलग साजिशों में जुट गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाना और उसकी मदद तो चीन पहले भी करता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल को भी अपना मोहरा बना लिया है। पहले मानचित्र विवाद में नेपाल को भड़काने के बाद अब एक नई साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक चीन ने अब नेपाल में भारत विरोधी संगठनों को भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए फंडिंग की। तो आज की बहस इस मुद्दे पर करेंगे इन सवालों के साथ कि एलएसी पर हारे तो अब पाकिस्तान नेपाल के सहारे भारत के खिलाफ चीन के आखिरकार कितने मोहरे हैं। तो खबर क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, भारत विरोधी संगठनों को भड़काने की साजिश कर रहा है चीन। नेपाल में भारत विरोधी संगठनों को चीन फंडिंग कर रहा है। चीन ने भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए की फंडिंग की है। भारत के साथ सीमा विवाद पर प्रदर्शन करने के लिए चीन ने यह फंडिंग की है। तो थोड़ी देर में आपको बता दें, भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत लगातार 5वें दिन होने वाली है। भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत 4 दिनों की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत का हालांकि इससे पहले कोई नतीजा नहीं निकला। चीन का दक्षिण किनारे से भारतीय सेना के हटने पर जोर है और भारत ने इनकार कर दिया है। 4 दिनों की वार्ता में तनाव कम करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग साजिशों का सहारा अब ले रहा है चीन। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नेपाल में भारत विरोधी संगठन हैं, उनको फंडिंग देनी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं और कर्नल तेज टिक्कू रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये एलएसी पर हार गया चीन तो अब पाकिस्तान और नेपाल का सहारा, अब नेपाल को मोहरा लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, जिस तरह से फंडिंग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कृष्ण मोहन मिश्रा, ये 4 दिनों की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। आज फिर से ये बातचीत होने वाली है और चीन का दक्षिण किनारे से भारतीय सेना के हटने पर जोर है, जबकि भारत ने इनकार कर दिया है। लेकिन कोई सहमति अभी तक की 4 दिन की बातचीत में नहीं निकल पाई है। कृष्ण मोहन मिश्रा। मीमांसा, ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो भी बातचीत हो रही थी वो एंगेजमेंट या ये कहें कि संवाद शुरू करने के लिए हो रही थी। ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत में किसी भी चीज़ का कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन वो इससे ऊपर की बातचीत जो होती है उसके लिए रास्ते निकलते हैं। लेकिन पिछले 4 दिन में जो भी बातचीत हुई उसमें आगे की बातचीत का अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। यानी ब्रिगेड कमांडर लेवल पर ही बातचीत अभी तक रुकी हुई है। अगर बातचीत अच्छे माहौल में होती और अच्छी उसमें संकेत मिलते तो ये बातचीत का फिर लेवल रेज होता, ये मेजर जनरल लेवल या कोर कमांडर लेवल पर होता। लेकिन अभी तक जो 4 दिन की बातचीत आई है वो बहुत निराशाजनक है, क्योंकि चीन का लगातार कहना यही है कि पहले भारत उन हाइट्स को खाली करे। लेकिन भारत का साफ साफ दावा है कि ये एलएसी में भारतीय पक्ष की तरफ है। ये बात सही है कि इन पर भारतीय सैनिक नहीं थे, लेकिन इन पर भारत का ही दावा रहा है और भारत की ही सीमा के अंदर ये आती हैं, इसलिए वहां से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि चीन को फिंगर 4 खाली करके फिंगर 8 के पीछे सिरजाप पर जाना पड़ेगा, जहां से एलएसी निकलती है और जिसको इतने लंबे अरसे से एलएसी माना जाता रहा है। भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, लेकिन चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि फिंगर 4 से भी जो उसने प्रस्ताव रखा था, आज से 10 दिन पहले भी रखा था, कि फिंगर 4 से दोनों ही सेनाएं कुछ इलाके तक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हट जाएं। लेकिन ऐसा अगर भारत इस चीज के लिए राजी हो जाता तो भारत अपने ही इलाके में और पीछे आ जाता, जबकि चीन जिस भारतीय इलाके में आगे बढ़ा उससे थोड़ा पीछे जाता है। तो इसलिए भारत ने इसको मना कर दिया था। तो फिलहाल ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो भी बातचीत 4 दिन में हुई उसमें कोई भी शुभ संकेत अभी तक नहीं आया है। आगे के संवाद का कोई रास्ता अभी तक खुला नहीं। उसकी नीयत तो साफ है। अचल मल्होत्रा जी, ये जो बातचीत हो रही है ये तो महज दिखावा है। फिंगर 4 से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं, वहां पर जो कैंप्स हैं वहां पर वो तंबू गाड़ने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और अब तो नेपाल को जिस तरह से मोहरा बनाया जा रहा है, वहां पर भारत विरोधी संगठनों को फंडिंग की जा रही है। इसी से समझ में आता है कि चीन चाहता क्या है।
देखिए मोमांसा जी, आपने दो बातें करी। एक तो ये कि बातचीत में कोई आगे बढ़त नहीं हो रही है, तो वो हो भी नहीं सकती है क्योंकि मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है। और साथ ही चाइना इस समय अपनी मिसएडवेंचर करने के बाद एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया है कि उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। अगर वो फेस ऑफ को कॉल ऑफ करता है, विड्रॉ करता है, स्टेटस को रिस्टोर करता है, तो इंटरनेशनल दबाव के चलते हुए उसे लगता है कि शायद उसकी वो इमेज कि चाइना एक बहुत ही सक्षम देश है और ग्लोबल पावर बनने की वो ताकत रखता है, उसे धक्का लगेगा। और ऐसे में चलते हुए वो शायद जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इस फेस ऑफ ये काफी लंबा चलेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम हैं भी। दूसरी बात यह है कि चाइना की कोशिश ये रही है पिछले कुछ सालों में कि वो भारत के अड़ोसी पड़ोसियों में अपने प्रभाव को बढ़ाए और फिर उसका इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ करे। चाइना ने देखा श्रीलंका में इनका प्रभाव बढ़ा, मालदीव में इनका प्रभाव बढ़ा, लेकिन वहां हमने इनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अभी आप श्रीलंका के विदेश सचिव का जो पब्लिक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कितना एनकरेजिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम चाइना और भारत के बीच में ना सिर्फ न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन अगर भारत की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का सवाल जब जब उठेगा तो उनकी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट रहेगी। मालदीव्स में जो चाइना के खरीदे हुए राष्ट्रपति थे, वो आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के चलते हुए 5 साल की जेल भुगत रहे हैं। जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल एक छोटा मोहरा है कंपैरेटिवली। वो इतना सक्षम तो नहीं जैसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवाद के जरिए हमें परेशान कर रहा है, लेकिन नेपाल भी अब चूंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पे और बिकी हुई सरकार है, तो ये सारा एक लार्जर पिक्चर में देखने की हमें जरूरत है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ना चल मल्होत्रा जी, कर्नल तेज सिक्कू जी, ये जो भारत की सैन्य मजबूती देखकर घबरा गया है चीन और इसीलिए अब ये अलग अलग तिकड़म का सहारा लिया जा रहा है कि वहां पर भारत विरोधी संगठनों को फंडिंग दे दी जाए और किसी तरह से इस मामले को फोरफ्रंट पर लाने की कोशिश चीन की तरफ से। तो अलग अलग पैंतरे अपनाए जा रहे हैं चीन की ओर से। देखिए मीमांसा जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस उपमहाद्वीप की ये परंपरा रही है कि हमने हमेशा बाहर से एग्रेसर को बुलाया, निमंत्रण दिया ताकि हम अपने जो विवाद हैं हमारे उनको सुलझाने में वो दखल अंदाजी करें। ये हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी यही कार्रवाई चलती रही। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि हम जो हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे बरखिलाफ काम करते थे, करते हैं और करते भी थे, हमने उनको किड ग्लव ट्रीटमेंट दिया, हमने उनको हर तरह की सहायता दी, लेकिन वो हमारे बरखिलाफ काम करते गए। लेकिन पिछले 7-10 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम हमने हमारी जो अपोजिशन थी मालदीव्स में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, उसको हमने तकरीबन न्यूट्रलाइज किया। ये बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल में देखिए कौन शासन कर रहा है, और बदकिस्मती की बात वो है कि ये लोग सब हिंदुस्तान से पढ़े हैं। तो हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज में विचारधारा है वो ये लेकर वहाँ चले गए, वहाँ मूवमेंट शुरू करी और एक जो अच्छा सा किंगडम चल रहा था उसमें क्या उन्होंने तबाही मचाई, ये पूरी दुनिया के सामने है। अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान, नेपाल, इन दो को हमें हमेशा ही, नेपाल तो खैर नहीं, नेपाल तो मैं मानता हूँ ये एक एबरेशन है, ये ठीक हो जाएगा मामला कुछ समय के बाद, लेकिन पाकिस्तान और चाइना हमेशा हमारे बरखिलाफ रहेंगे। इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, खासकर मिलिटरली तैयार रहना चाहिए। अब जहाँ तक इंडिया और चाइना का सवाल है, देखिए मैं मानता हूं कि इंडिया ने 13 राउंड्स अभी टॉक्स के हो गए और वो हमें बातों में उलझाए जा रहे थे और वो अलग अलग चौकियों पर कब्जा करके हमें वो चाहते थे कि हमें वो फेट अकम्पली प्रेजेंट करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि भले ही देखिए नेपाल छोटा मोहरा बता रहे हैं, लेकिन जहर तो घोल ही दिया। जो भारत और नेपाल के जो रिश्ते थे उसमें किस तरह से चीन ने दखल अंदाजी की, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, और किस तरह से वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर फंडिंग की जा रही है। और जो लिपुलेख के पास जो सड़क का निर्माण हुआ, हमने देखा किस तरह से जो नेपाल है उसने विरोध किया और ये सब कुछ चीन के इशारे पर ही हो रहा था।
देखिए, चीन काफ़ी वर्षों से यह कोशिश करता रहा है, आज की नई बात नहीं है कि नेपाल में किसी तरह इंसर्जेंसी करवा के या जो पॉलिटिकल वहाँ पे डिसरप्शन करके चाइना अपनी पैठ बनाए। लेकिन जो नेपाल और भारत के संबंध हैं, वह जैसे कहते हैं ना, रोटी बेटी वाले संबंध है, वो बहुत इंटीग्रेटेड संबंध है। हमारे बॉर्डर्स भी बिल्कुल ओपन और ऑलमोस्ट पोरस हैं और बहुत सारा ट्रेड रिलेशंस हमारे नेपाल के साथ है। तो इसलिए चाइना वो कोशिश तो करता है, उस तरह की चीज़ें चलती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ पे चाइना का रहता है नेपाल में। लेकिन मुझे लगता है कि वह जो है उस तरह का वह इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह भी है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, और जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट या इसको देखें पाकिस्तान को, तो हम देखेंगे कि चाइना की जो पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट पैसा दे के जो करता है, उसके बाद जो डेट ट्रैप को जो अट्रैक्ट करते हैं, हमने देखा मोम्बासा में क्या किया, अफ्रीका की कंट्रीज को किस तरह से उन्होंने डेट दे के उसके बाद किस तरह से फंसाया। तो ये कंट्रीज बहुत एप्रीहेंसिव है। तो श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये सब मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और डेट देते हैं चाइना, उसके शॉर्ट टर्म उसमें उनको लगता है, लेकिन बट अल्टीमेटली वो समझते हैं। और तभी जो चाइना का जो मेन प्रोजेक्ट था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो फेल हुआ। तो मुझे जैसे हमारे जो MEA ने कहा, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, और जो आप भी जो अभी चर्चा कर रहे थे कि जो बॉर्डर पे जो चर्चा हो रही है, वह बहुत इफेक्टिव नहीं लगती हमें कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस वहाँ से आएगी। वहाँ तो ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो भारत ने बहुत अच्छी की है, चुशूल क्षेत्र में और क्षेत्र में जो कमांडिंग हाइट्स हैं। अभी 29 तारीख को इंडिया ने 3-4 कमांडिंग हाइट्स पे भी हमारी आर्मी ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। वहाँ पे आर्मी को पूरी तरह से भेज दिया और हमारे जो डिफेंस और कंबाइंड डिफेंस ऑफिसर हैं, वो सब वहाँ जाके प्रिपेयर कर रहे हैं, ईस्टर्न जोन में भी कर रहे हैं। तो मिलिट्रीली हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी लद्दाख और इस एरिया में हो चुकी है, जिसको चीन भी देख रहा है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हम किस तरह से तैयार हैं, तो मैं कर्नल तेज टिक्कू से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले अचल मल्होत्रा जी, ये अगर चीन को साथ मिल रहा है पाकिस्तान का और नेपाल का, तो हम ये भी तो देखते हैं ना कि चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो लगभग 18 देशों के साथ है, वो भी बहुत परेशान है चीन से, और अमेरिका भी लगातार भारत का समर्थन करता रहा है। अमेरिका भी कह रहा है कि ये तो अग्रेसिव अप्रोच है चीन की, वो वहां पर दखल अंदाजी कर रहा है। हमें भी तो समर्थन मिल रहा है, अगर 2 देश उसका साथ दे रहे हैं तो हमारे साथ तो पूरी दुनिया इस वक्त साथ खड़ी हुई है। नेपाल साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस समय बात सिर्फ भारत और चाइना के कटु संबंधों की नहीं है, इस समय पूरे विश्व में एक चाइना के खिलाफ एंटी चाइना सेंटिमेंट बन चुका है। इनफैक्ट एंटी चाइना सेंटिमेंट पिछले कई सालों से चल रहा था, अब तो वो खुल के एंटी चाइना कैंपेन में बदल गया है। और इस कैंपेन में हमें, जहां तक हमारे हितों का सवाल है, इसमें हमें न सिर्फ अमेरिका से बल्कि यूरोपियन कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे बहुत से दूसरे देश हैं जहां से हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। और ये सब जो कुछ हो रहा है वो चाइना की विस्तारवाद की नीति और छोटे देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की नीति के खिलाफ हो रहा है। तो चाइना जो है, इनफैक्ट उसके पास जो भी अलाइज हैं वो रोग स्टेट्स पाकिस्तान जैसे हैं, या इनकॉन्सिक्वेंशियल स्टेट्स जैसे नेपाल है या फिर नॉर्थ कोरिया है, तो इस तरह के देशों की उसे सपोर्ट मिल रही है। जबकि चाइना के खिलाफ जो लॉबी है इस वक्त, जो पूरे विश्व में जो है, वो पूरी डेमोक्रेसीज हैं, वो पूरे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं, वो जो है इंटरनेशनल कानून को मान के चलती हैं। तो इस समय चाइना, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इस तरह की जो कह सकते हैं कि कॉर्नर किसी ने किया हो चाइना को, तो बहुत बुरी हालत में है। और उसका सीधा संबंध जो है वो शी जिनपिंग की एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट नीतियों से जुड़ा हुआ है। जब से इन्होंने पावर संभाली है, इनको ऐसा लगता है कि चाइना का समय आ गया है और अब चाइना को पूरी दुनिया में राज करना चाहिए। और कोविड-19 का इन्होंने मिसयूज करने की कोशिश करी, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, और अब सारी दुनिया एक तरफ
चाइना एक तरफ ठीक और ये है। नेपाल, ठीक है। पाकिस्तान, ये सबको यहाँ ये कमेंट अब मेरे पास कमी वक्त बचा है अचल जी, क्योंकि कर्नल तेज टिक्कू जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो भारत में नेपाल में हम जो देख रहे हैं, जो भारत विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ये जो साजिश है, साथ ही जो पीओके में है वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, वहां पर सुरक्षा उपकरण भी पाकिस्तान को भिजवा रहा है क्योंकि अपने हित साधने हैं चीन को। लेकिन इन मूव्स को कैसे काउंटर किया जाए? भारत क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पहले भी कहा और सब विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अगर अगला कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है चाइना और इंडिया के बीच में, उसमें पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में चाइनीज बैठे हैं, वो हमारी टेरिटरी और वो पाकिस्तान के कब्जे में है, इलीगल कब्जे में है। तो पाकिस्तान तो इन्हीं के इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। अगर आप नेपाल की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये एबरेशन है, नेपाल और हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगला कन्फ्लिक्ट, अगला युद्ध आपको दो फ्रंट में लड़ना पड़ेगा और 2.5 अगर आप मानते हैं तो वो इंसर्जेंसी भी साथ साथ चलती रहेगी और इसके लिए देश को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और अभी भी तैयार रहना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट चीन के साथ पाकिस्तान उसमें जरूर अपनी टांग अड़ाएगा और हमें 2.5 कोल्यूसिव थ्रेट के लिए तैयार होना चाहिए और हम तैयार हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं। मिलिटरली हम तैयार हैं। लद्दाख का आप देख लीजिए, लद्दाख में फिजिकल और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। जहां तक फिजिकल प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, हमारे ट्रूप्स एक्लिमेटाइज हैं, हमारे ट्रूप्स उस जगह बैठे हैं जहां पर हम सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। हमारे ट्रूप्स लॉजिस्टिकली बैलेंस्ड हैं और ऑपरेशनली। बिल्कुल कर्नल तेज को बिल्कुल सही कहा आपने, ये ट्रू फ्रंट वॉर है एक तरह से, जो पाकिस्तान और नेपाल के सहारे ये जो मोर्चा खोलने की ये तैयारी कर रहा है चीन, भले ही कितनी साजिश कर ले लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वो नजर आ रही है और सेना के तीनों अंगों के बीच एक बहुत ही बेहतर समन्वय देखने को इस वक्त मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ थे, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ अचल मल्होत्रा जी थे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.